अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक, तो आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम जरूर सुना होगा, सिविल 3D। इस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह की एबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि सिविल 3D सॉफ्टवेयर की क्या क्या एबिलिटीज हैं और एज ए सिविल इंजीनियर ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप किन किन स्ट्रीम्स में आप अपना कैरियर बना सकते हैं और क्या डिटेल्स हैं इस पूरे प्रोग्राम की, वो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो डाउट होता है एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, वो ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर हमें किस टाइम पे सीखना चाहिए, मतलब डिप्लोमा के टाइम पे, बीटेक के टाइम पे या एमटेक के टाइम पे। और एमटेक तो होते ही हमारी रिसर्च के बेसिस पे है, जिसमें हमें कंप्लीट एक प्रैक्टिकल वर्क करना होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर आपके पास इंक्लूड होते हैं, कंप्लीट रिपोर्ट हमें वहाँ पे बनानी होती है। अब डिप्लोमा और बीटेक में हम क्या करते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट्स को देखें तो इंजीनियरिंग में हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप सभी ने नोटिस किया होगा कि ग्रेजुएशन के टाइम पे यानी कि बीटेक और डिप्लोमा में हमने क्या किया, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर किया। लेकिन एमटेक में और तब आप अपना कंप्लीट स्टडी कवर करने के बाद तब फील्ड में जाते हो, जब जॉब देखते हो या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अपना इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे कंप्लीट एक सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जो आप जॉब है, वो कंप्लीट एक प्रैक्टिकल के बेसिस पे होते हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्वेइंग की बात करें तो ग्रेजुएशन में यानी कि बीटेक में आपने सर्वेइंग फर्स्ट, सर्वेइंग सेकंड दोनों सब्जेक्ट आपने पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सेकंड आपने पढ़ा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े। लेकिन कंप्लीट वर्क हमने थ्योरेटिकल किया। सर्वेइंग में आपने समझा कि सर्वेइंग होता क्या है, उसकी एक डेफिनेशन हमने पढ़ी, सर्वेइंग के टाइप्स हमने पढ़े, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। लेकिन हमने फील्ड पे वर्क नहीं किया, हमने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। हमें ये तो पता है कि थियोडोलाइट होता क्या है, टोटल स्टेशन क्या होता है, कि इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हमें ये भी बताया कि डेटा कलेक्ट किस तरीके से होता है, लेकिन कलेक्शन करने के बाद उस डेटा का हम क्या करें। और ऐसा सब सीखने के बाद तब हम जाते हैं जॉब करने, तो हमें आसानी से जॉब नहीं मिलती और काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना कंप्लीट एक टाइम वेस्ट होता है उनका। तब आप एमटेक में जाते हो तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि स्किल्स के बारे में तो हमें पता चलना चाहिए कि थ्योरेटिकल पोर्शन से काम चलने वाला नहीं है। अब स्किल्स की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है कि आप उस समय आपको जॉब भी करनी होती है, कि ग्रेजुएशन आपने किया कि चलो अब जॉब करते हैं, कोई अच्छा पैकेज मिले, लेकिन स्किल्स की कमी होने की वजह से हमारे पास किसी तरह की कोई अच्छी जॉब्स नहीं होती, ना ही हम अच्छी अर्निंग कर पाते हैं, नथिंग। अब ये जो डाउट है ना, ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होती है, कोई एक दो स्टूडेंट्स की नहीं होती। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि किन किन सॉफ्टवेयर्स को हमें सीखना है, किस तरह के वर्क उसमें करने हैं, कैसे रिपोर्ट आपको बनानी है। जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा, थ्योरेटिकल पोर्शन आपने देखा, अब समय आ गया है उसको प्रैक्टिकलिटी करने के लिए। तो जैसे मैंने सर्वेइंग के बारे में आपको बताया था, या फिर मैं इसको सिविल 3D सॉफ्टवेयर से रिलेट करूँ तो थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखो ना, तो हम सिविल 3D को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, उसमें बेसिकली सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग काफी मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर भी होता है जिसके लिए हम स्टैटप्रो का यूज करते हैं। सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम कंप्लीट ये जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे सिविल 3D के ऊपर बेस है। सर्वेइंग में क्या होता है, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल से रिलेट करते हैं। थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम सभी को पता है कि कितने कितने इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना, इसका जो कंप्लीट सेटअप है, इसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं, उन पार्ट्स के नाम क्या हैं, इसकी लेवलिंग किस तरीके से करते हैं, या फिर डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। अब डेटा कलेक्शन हमने किया, लेकिन डेटा कलेक्शन करने के बाद करना क्या है, जो पॉइंट्स आपके पास बने, हम एक नोटबुक में मैनुअल, वहाँ पे जो रीडिंग्स होती हैं, एलिवेशन, नॉर्थिंग, ईस्टिंग या फिर ऑफसेट, इंटरमीडिएट साइट, इन सभी को एक पेपर में नोट डाउन कर लेते हैं। अप्रोक्स आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। आप सर्वे करने जाते हो ना, तो आपने कंप्लीट फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि 10 to 20 पॉइंट्स हमने सिर्फ देखे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है हमें इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के लिए। और अब तो टेक्नोलॉजीज बदल गई हैं, इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के लिए। अभी जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं ना, इसको हमें एक सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है, सॉफ्टवेयर में लेके आना होता है, क्योंकि जो आपने कैप्चर किया, जो ग्राउंड इमेजनरी डेटा आपने कैप्चर किया, वो कंप्लीट हमें सॉफ्टवेयर में बनाना होता है। और सॉफ्टवेयर में तब आप वो डेटा लेके आते हो ना, तो कंप्लीट एक पिक्चर वहाँ पे जनरेट होती है, जिसमें वही कैलकुलेशन जो आप लेके आ रहे हो वो करनी होती है। काफ़ी तरह की मैनुअल कैलकुलेशन है जो पॉसिबल नहीं होती, और वो सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी तरीके से हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्वेइंग का एग्जांपल आपको बता रहा था, जिसमें डेटा आप लेके आते हो, उसमें हमें कंटूर डिजाइन करने होते हैं। कंटूर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में। ठीक ऐसे ही आपको साइट एंड पार्सल क्रिएट करना होता है। तो सिविल 3D में ये पूरा वर्क आपके पास होता है। सबसे पहले आपने
पॉइंट्स को इंपोर्ट किया, पॉइंट्स को इंपोर्ट करने के बाद उनका ग्रुप बनाते हो, सरफेस हम क्रिएट करते हैं, कंटूर हमने जनरेट किए, कंटूर जनरेट करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर में अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हो, कट एंड फिल एनालिसिस। और जो आपको पता है कि मैनुअल कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा होता है, कोई छोटा सा एरिया तो है नहीं हमारे पास कि 20 बाय 20 का एरिया है फिट का, चलो उसमें कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि हाईवे बन रहा है तो आपको भी पता है कि कितना लेंथ का चेंज वहाँ पे है, स्ट्रेच कितने किलोमीटर का होगा, या फिर कंटूर डिजाइन कर रहे हो तो काफ़ी बड़ा एरिया हमारे पास होता है, काफ़ी स्क्वायर फीट में एरिया होता है और उसकी कैलकुलेशन मैनुअली बहुत ही टफ होती है। इसलिए हम इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट होती है। जितना भी बड़ा एरिया होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जो आपका साइट एंड पार्सल होता है। इसके अलावा सिविल 3D में आप जो कंप्लीट आपका जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके हेल्प से हम ग्रेडिंग यहाँ पे जनरेट करते हैं। ग्रेडिंग जनरेट करने के बाद अगर थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन साइड में देखें, यानी कि सर्वेइंग का काम इसमें कंप्लीट करते हो, आपने साइट एंड पार्सल यहाँ क्रिएट किए, अर्थवर्क कैलकुलेशन आपने की, ग्रेडिंग्स यहाँ पे बनाए, वाटर शेड आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, कंटूर्स आप बना रहे हो, एलिवेशंस का एनालिसिस आप यहाँ पे कर रहे हो, एरोज आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, स्लोप डायरेक्शंस आप यहाँ पे दिखा रहे हो, मेजर माइनर कंटूर, यानी कि सभी चीज़ों की रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन साइड में सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है कि कंप्लीट तब आप सर्वे करते हो ना, अब सर्वे को हमने रिलेट किया ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ग्राउंड आपके पास है, ग्राउंड पे हमें अलग सर्वे आपको करने होते हैं, बेसिकली 4 तरह के सर्वे होते हैं जिसकी हेल्प से हमें सेंटर लाइन डिफाइन करनी होती है। प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, हम 2 तरह के मैप स्टडी वहाँ पे करते हैं। मैप स्टडी में कंटूर आप डिज़ाइन करते हो, कंटूर जो टोपोग्राफिकल एरिया है उसको स्टडी करते हो, तो पूरा एक प्रोसेस है आपको किस तरीके से सर्वे करना है। उसके बाद आप सेंटर लाइन डिफाइन करते हो, अलाइनमेंट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, अलाइनमेंट जनरेट करने के बाद आपको प्रोफाइल बनानी होती है, आपके हाईवे की और सरफेस के बीच का जो एरिया है आपको प्रोफाइल जनरेट करनी है। उसके अलावा हाईवे और यानी कि जो कॉरिडोर वहाँ पे बना और सरफेस है उसकी कटिंग और फिलिंग आपको दिखानी है कि हाईवे बनता है तो आपने देखा होगा ना कि काफ़ी बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं उसमें सोयल कैलकुलेशन हो, मतलब सोयल वहाँ पे डंप की जा रही है या फिर कहीं से बाहर लेके आ रही है, लेके जा रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन होती है, वो आपके पास रिपोर्ट होती है जिसमें हमें दिखाया गया है कि किस चेनेज पे कितनी सोयल की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम सोयल लेके आएंगे और रिक्वायरमेंट नहीं है तो सोयल को यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे डंप करेंगे, यानी कि कंप्लीट एक कैलकुलेशन है वहाँ पे, हमें पता चलता है उसमें। तो कॉरिडोर का भी कैलकुलेशन आपके पास होता है सरफेस के बेसिस पे, और सरफेस की कैलकुलेशन भी होती है, अर्थवर्क कैलकुलेशन, कट एंड फिल समरी, कट एंड फिल एनालिसिस, पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट होती है। इसके अलावा कॉरिडोर के सेंटर लाइन यहाँ पे बनती है, प्रोफाइल हम बनाते हैं, डिजाइन प्रोफाइल हम बनाते हैं जिसमें स्लोप के बारे में हमें पता चलता है, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल आप बनाते हो, वर्टिकल प्रोफाइल आप बनाते हो। इसके बाद असेंबली हम क्रिएट करते हैं। असेंबली में हमारे पास अलग अलग जो IRC कोड्स होते हैं ना, जो भी रोड के कोड्स बनाए गए हैं कि रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डिवाइडर जो है, कैरेज वे, मीडियन हम बना रहे हैं उसमें किस तरह की विड्थ आपको रखनी है, उसकी हाइट आपको क्या होनी चाहिए, कर्व्स की हाइट क्या रखनी है, शोल्डर किस तरह का बनाना है, अगर एक्सप्रेस वे बना रहे हो तो स्पीड 120 किलोमीटर होनी चाहिए। टेरेंस की क्लासिफिकेशन वहाँ पे होती है, हर एक टेरेन के अकॉर्डिंग अगर आप नेशनल हाईवे बना रहे हो या फिर स्टेट हाईवे बना रहे हो तो उनकी स्पीड्स के बेसिस पे हम अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। असेंबली क्रिएट होती है, डे लाइट एरियाज हम दिखाते हैं, गार्डनिंग के एरिया हम लीव करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद कंप्लीट असेंबली को कॉरिडोर की हेल्प से हमने एक अलाइनमेंट पे असाइन किया जिसमें कंप्लीट हमारे एक रोड मैप स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, साथ में आपका सरफेस होता है वहाँ पे। इसके बाद आपको जंक्शन यहाँ पे डिजाइन करना है, हम इजीली सिविल 3D में जंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन आप इजीली बना सकते हो, राउंड अबाउट आप बना सकते हो। जो जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं आपने देखा होगा ना कि वहाँ पे रिंग रोड बने होते हैं जिसमें अलग अलग आपके पास वेज होते हैं, उनसे कैरेज वे वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है, अलग अलग स्पीड होती है, काफ़ी सारी लेन्स होती हैं, तो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी मीन्स हैं जैसे रेलवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, उनसे कंप्लीट रिलेटेड, रोडवेज, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे डिजाइन। जैसे एयरवेज के बारे में बात करें तो आप एयरपोर्ट की स्ट्रिप्स आप यहाँ पे डिजाइन करते हो, साइट एंड पार्सल की हेल्प से हम पूरा एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में मान लीजिए कोई एक प्लेन है, बोइंग प्लेन, आपने सभी ने नाम सुना होगा, ई कैटेगरी का प्लेन है, जिसमें अब ई कैटेगरी का है तो हमें पता होना चाहिए कि जो एयर स्ट्रिप वहाँ पे बनेगी, जो रनवे बनेगा, उसकी विड्थ 80 मीटर लेके चलते हैं हम उस स्पेशल एयरक्राफ्ट के लिए, तो उसमें कितनी आपको विड्थ रखनी है। इसके अलावा अंडुलेशंस हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं रनवे में, ताकि जो स्पीड है उसको मिनिमम किया जा सके, फोर्सेज वहाँ पे कम लगे, विंड के फोर्सेज वहाँ पे काफ़ी कम लगे। इसके अलावा ड्रेनेज कंडीशंस आपको डिजाइन करनी होती है। तब हाईवे बनता है तो देखा होगा ना आपने, हाईवे के दोनों तरफ या फिर मीडियन में, यानी कि जो डिवाइडर आपका बनता है वहाँ पे ड्रेनेज की सिस्टम्स होती है, पाइपलाइन वहाँ पे बिछाई जाती हैं। तो ये जो नेटवर्क होता है ना, पाइप नेटवर्क इसको हम बोलते हैं, जिसमें ये बेसिकली आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज में भी यूज होता है, ऑयल की सप्लाई के लिए, पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए। इसके अलावा पाइप नेटवर्क आप ड्रेनेज में भी यूज करते हो। अगर आप कोई सिटी प्लानिंग हो रही है तो उसमें भी हमें मैन होल डिजाइन करना है, सीवर स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, सैनिटरी पाइप्स वहाँ पे डिजाइन करने हैं। तो कंप्लीट सीवर वाला काम भी यहाँ पे हो रहा है, यानी कि उसके डिजाइनिंग का काम हो रहा है,
पाइप लेआउट आप यहाँ पे बनाते हो, पूरा स्ट्रक्चर आपका बनता है, स्ट्रक्चर में स्लोप कितना रखना है, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होती है। इसके अलावा ड्रेनेज कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो कैनाल आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, बड़े बड़े जो डैम्स बनते हैं वो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। इसके अलावा एक और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स रेलवे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो, जिसमें आपको एक रेलवे का ट्रैक डिज़ाइन करना होता है। RDSO जो स्टैंडर्ड्स हैं, रेलवे डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके बेसिस पे कि स्लीपर्स हैं उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ट्रैक का मीटर गेज है तो उसकी विड्थ कितनी होगी, सुपर एलिवेशन आपको कहाँ कितना प्रोवाइड करना है। आप अलाइनमेंट में भी यानी कि रोड में भी, हाईवे में भी सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हो, और दूसरा रेलवे ट्रैक में भी हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। अप्रोक्स 10 फॉर्मूलेज हैं जिनकी हेल्प से आप सिविल 3D में सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हो। 0% आपको किस लेवल पर रखना है, 4% कितना लेके चलना है, मिनिमम कितना रखें, मैक्सिमम कितना रखें कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो आप सिविल इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल पढ़ते हो, ये सब आपको प्रैक्टिकल करना होता है। तो आप फील्ड पे जाओगे तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि थ्योरेटिकल पोर्शन आपने सिर्फ एक नॉलेज बेसिस के लिए था, लेकिन काम पूरा प्रैक्टिकल वहाँ पे होता है। तो ये कंप्लीट जो सिनेरियो है ना, हमें इसको ध्यान में रख के चलना है, और जितना हो सके उतनी जल्दी हमें इन स्किल्स को सीखना चाहिए। अब इसके लिए कोई इंतजार नहीं करना कि बीटेक के बाद ही करें या फिर डिप्लोमा के बाद करें या फिर एमटेक में जाएंगे तो वहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता। वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी थीसिस पे थीसिस चलती रहती हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, जर्नल आपको बनाने होते हैं, अपना पब्लिशन आपको कराना होता है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आई कि रोड एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम आपको अगर दे दी जाती है, तो इसका सोल्यूशन आपको किस तरीके से करना होगा, जरा सोचिए। सिंपल है कि जो रोड एग्जिस्टिंग रोड वहां पे बना हुआ है, पहला क्या तो उसकी विड्थ वहां पे बढ़ाई जाए, यानी कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम वहां पे करें। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वाइडनिंग होती है, किस तरीके से होगी, 2-3 तरीके से होते हैं, दोनों ये आपके पास फॉर्मूले हैं, लेकिन बस फॉर्मूले तक हम सीमित रह गए। अब थ्योरेटिकल आपने देखा, लेकिन प्रैक्टिकल किस तरीके से डिजाइन करना है वो हमें नहीं पता होता। उसका पूरा स्टेप होता है कि डेटा आप कलेक्शन करते हो, हजारों पॉइंट्स वहां से हम साइट पे लेके आते हैं, उसको इंपोर्ट कराया, एज इट इज सरफेस हमने बनाया, जो आप एक्चुअल आपके पास ग्राउंड में डेटा है ना, वही पूरा सरफेस आपने बनाया। सिविल 3D में सॉफ्टवेयर में बनाने के बाद कंटूर आपने डिजाइन किया, एलिवेशन की रिपोर्ट आपने जनरेट की, उसके बाद आपने अलाइनमेंट बनाया, अलाइनमेंट बनाने के बाद कैरिज वे असेंबली सब बना रहे हो, उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग लेन वहां पे प्रोवाइड करानी होती है, जिससे हमें ये पता चले कि कितना एरिया आपको रखना है। प्रॉब्लम इस तरीके से आपकी सॉल्यूशन होती है। PSUs के बेसिस पे, जो PCU होती है, पैसेंजर कार यूनिट, अलग अलग व्हीकल्स के उनके बेसिस पे हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंसेस हैं इस सॉफ्टवेयर के। एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे एकदम प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मंडे इवनिंग से शुरू होने वाला है, जिसमें फर्स्ट फेज में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही हमने अलाउ किया है। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये पूरी तरीके से लाइव ट्रेनिंग रहेगी, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, कोड्स के बेसिस पे, ये सभी जो भी हमने अभी डिस्कशन किया ना, ये पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाने वाला हूं, जिसमें हम एक रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट को हम इसमें शामिल करेंगे, और सिविल 3D 2023 में क्या कुछ नया है उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। सो मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।